इसलिए ये जो इधर उधर की बातें अभी शोकत नोटिस जारी किए जा रहे हैं, ये सारी इनकी स्लिप शॉट किस्म की तरीके हैं। इनके दौर में जिस रेट पे दिया जा रहा था उस वक्त तो महंगाई भी नहीं थी सर। थोड़ी देर में मैं इनके खिलाफ नारा मस्ताना लगा के मेज पे चढ़ जाऊंगा। आप मेरे सवाल पे तो आए, आप मेरे सवाल पे तो आए। शीशा या आईना दिखाते हैं तो फिर ये कहते हैं जो भाई यार ये बिक गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मुझे क्यों निकाला, इस एक नगमे के बाद एक और नया नगमा सामने आया है। -1 कबूल नहीं। इमरान खान और हमनवा की फ़खरिया पेशकश कंपनी की मशहूरी के लिए इस वक्त मार्केट में आ चुकी है। गीतकार PTI वज़रा हैं और मौसीकी दी है तवलची मीडिया ब्रिगेड ने। वक्त का पहिया एक मरतबा फिर उल्टी जानिब घूमने लगा है और नवाज शरीफ के बाद अब ऐसा लगता है कि इमरान खान मकाफात अमल का शिकार दिखाई दे रहे हैं। तख्त से तख्ता होने की ये कहानी अगर कही जाए तो शायद इबरतनाक ही है। खान साहब फातेह कप्तान से शिकस्त खुर्दा खिलाड़ी तक कैसे पहुंचे? PTI के बानी रुकन नजीब हारून ने क्यों कर खान साहब से इस्तीफे का मुतालबा कर डाला? आजकल तो किसी पर भी इल्ज़ाम धर देना कि वो बिक गया बड़ा आसान है, तो क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बिजनेसमैन सियासतदान वो भी बिक गया? क्या उसे भी पैसे की हवस ने ये कहने पर मजबूर कर दिया कि खान साहब गो बैक टू पवेलियन? आखिर वो क्या मजबूरियां होती हैं हुक्मरानों को कि जब कुर्सी मिल जाती है तो तमाम अखलाकियात, तमाम मोरालिटी, वो सब कुछ ऐन हवा हो जाती है जो अपोजिशन के दिनों में जिनका बखान किया जाता है। इमरान खान साहब अपोजिशन के दिनों में कहा करते थे कि अगर मेरे खिलाफ चंद आदमी भी खड़े हो गए तो मैं घर चले जाऊंगा, और इस वक्त बात चंद आदमियों से ज़्यादा की है। वज़ीर आज़म बदस्तूर ज़मीनी हक़ाइक़ से इनकारी हैं, तो क्या कुर्सी की मोहब्बत इमरान खान से ये सब कुछ करवा रही है? तो कुर्सी से मोहब्बत तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी थी, कुर्सी से मोहब्बत तो उन तमाम लोगों को भी थी जो दरहकीकत सामने किसी कठपुतली को बिठाकर और ख़ुद पीछे से हुकूमत कर रहे होते हैं। इसी तरह के मौज़ूआत पर हुकूमत का, अपोजिशन का वर्जन लेने के लिए अपने मेहमानों का तारुफ आपके सामने रखता हूँ। अदील अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं। अदील साहब खुश आमदीद। सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हमारे साथ लाहौर से तशरीफ़ फरमाएं। अहमद करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गेस्ट हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। तीनों मौज़ूज़ीन को शो में शिरकत का ख़तरा मोल लेने पर खुश आमदीद कहते हुए सर तस्लीम खम करते हुए आगे जाते हैं। अदील साहब, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे क्यों निकाला बहुत ही बोरिंग सॉन्ग था, मौसीकी भी कुछ पैथेटिक सी थी, मुझे तो मज़ा नहीं आया। GT रोड पर जब कारवां निकला था और वो चीखते फिर रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, मैं तो खैर 8-8 घंटे की भी जो है वो प्रेस क्या उसको कहते हैं ट्रांसमिशंस की हैं। शायद ये उन्हीं गुनाहों की सज़ा है जो आज हम इतने परेशान हैं। लेकिन सर -1 कबूल नहीं, ये बात तो अल्ताफ़ हुसैन ने भी की थी लेकिन -1 हो के रहा। ये बात तो नवाज शरीफ ने भी की थी, नून लीग ने भी की थी, लेकिन -1 हो के रहा। सर तो अब इमरान खान साहब की इस एक बात को क्यों कर सीरियस लिया जाए? इमरान खान माइनस हो गए तो किसका क्या बिगड़ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, जो कंपैरिजन है ना, मेरे ख्याल से वो कंपैरिजन मुनासिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ जो है वो अपने करतूतों की वजह से हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो सबसे आला अदलिया है, उन्हें जो है वो उस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर जो उन्होंने जिसका एतराफ़ भी किया, पहले इनकार किया कि हमारी नहीं है, फिर एतराफ़ किया, फिर उसकी कोई ट्रेल पेश नहीं कर सके। पूरा अदालत ने उनको मौका दिया लेकिन वो उसमें वो नहीं हो सके और उसके बाद वो अदालत के प्रोसेस से जो है वो नाअहल हुए। दूसरा जो है अल्ताफ़ हुसैन की आपने बात की, तो अल्ताफ़ हुसैन जो है वो दूसरे मुल्क में बैठकर और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो करवा रहे थे और बाकायदा तौर पर मुल्क के ख़िलाफ़ नारे और मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो दुश्मन मुल्कों से मदद तलब करने तक जो है उनकी हरकत थी। तो उस वजह से मेरे ख़्याल से वो मंजरनामे से जो है वो माइनस हुए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जहाँ तक बातें देखें, बुनियादी तौर पर मैं ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें क्या फ़्लॉ है वो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जो भी पाकिस्तान की जमहूरी जमातें हैं जो कि ये दावेदार हैं
कि अवाम के वोटों से जीत कर हम जो है वो आएँ। जब अवाम के वोटों से जीत कर जिस पार्टी के टिकट पर आप जीत कर आएँ और आप उनको ख़रीदें, उनके ज़मीर ख़रीदें, और आपके पास नंबर्स पूरे ना हो पार्लियामेंट में, आप दूसरी जमातों से जो है वो लोग ख़रीदें और उन्हें फिर छांगा मांगा की तरह कैद करें और उनको वो करें, तो ये साफ़ ये ज़ाहिर करता है कि ये एक गैर जमहूरी, गैर अखलाकी और एक साजिश जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ की जाती है। क्यों की जाती है उसका एतराफ़ अपोजिशन ख़ुद कर रही है। कोई ये कह रहा है खुलेआम आके कि प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका को क्यों मना किया, कोई ये आगे कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में ये क्यों कह दिया, कोई ये कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन को वो क्यों किया। यानी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान के मफाद के साथ अगर खड़ा हो रहा है, उसको जो है वो इनको अज़ीज़ नहीं, इनको दूसरे ममालिक के मफादात जो हैं वो अज़ीज़ हैं। और उस पर आज वो एक रंगीले ने एक बात की कि हम देखते हैं कि कैसे OIC जो है वो होती है इस्लामाबाद में। यानी पहले तो पाकिस्तान दुश्मनी, फिर मुस्लिम दुनिया से दुश्मनी के OIC के ममालिक कैसे आएंगे पाकिस्तान में, कैसे कॉन्फ्रेंस हो सकता है। न जाने कौन ये किसकी जानिब आपको इशारा है, लेकिन बहरहाल मैं उसकी जाने बिलावल जरदारी का बयान है, आप देख लें आज का कि OIC। अब इस बयान की शान में मैं क्या बखान करूं। अहमद करीम कुंडी साहब इस बारे में बात करेंगे यकीनन। ये जो इन्होंने सर्कस लगाया है इस्लामाबाद के अंदर, और ये जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश करने में लगे हुए हैं, जमहूरियत के अलम बरदार, ये इनका कोई पहली बारी नहीं है। ये इससे पहले सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। अहमद करीम कुंडी साहब, सर आप इस बात की तरदीद फरमाएंगे या तस्दीक कर सकते हैं आप इस बात की कि बिलावल साहब ने अब मुस्लिम उम्मा से जो है वो पंगा लेने के लिए रफड़ फोड़ दिया है? कुछ बताएंगे ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ जो आपने मुझे अपने चैनल पे अपनी राय देने के लिए यहाँ पे मदऊ किया है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, देखें अभी जितना भी ये प्रोसेस चल रहा है तो उसमें आप हुकूमत के जितने भी इक़दाम हैं उनको आप सामने रखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके से ये लोग बौखलाहट का शिकार हैं। हालांकि कभी भी हुकूमतें इस तरह के इक़दाम नहीं करती। इनको तो चाहिए था जो ये लोग, जिस तरह इन्होंने डी चौक पे 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का एक ऐलान किया, तो ये क्या है, ये स्पेशल टैक्टिक्स डेवलप करना चाहते हैं। ये बात आपकी शायद दुरुस्त होगी, लेकिन सर पहले आप उस बात की तरदीद या तस्दीक फरमा दीजिए, क्योंकि मेरी नॉलेज में, मेरी कम इल्मी का मैं एतराफ़ कर लेता हूँ, बिलावल साहब ने ये बात जो की है ये क्या बिलावल साहब से मंसूब की गई है या वाकई उन्होंने कहा है कि OIC का इजलास जैसा कि अदील साहब ने कहा नहीं होने देंगे? देखिए इस तरह की बात उन्होंने नहीं की। आप उनका पूरा मतलब ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट अगर बात को देखें तो ये अपोजिशन की जो जमातों का जो आज मीटिंग थी उसके बाद जब प्रेस टॉक्स हो रही थी तो उसमें बिलावल साहब ने कहा अगर स्पीकर साहब 21 तारीख को मोशन को एजेंडे पे नहीं लाएंगे और उसके ऊपर बात नहीं होगी तो मैं ये तजवीज़ देता हूँ जो भाई हम वहाँ पे बैठ के, क्योंकि असेंबली हॉल में बैठ के ही हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि जब वो एक गैर आईनी इकदाम करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 95 इसके ऊपर बड़ा क्लियर है जिसमें स्पीकर को इस मोशन को एजेंडे पे लाना जरूरी है। उन्होंने कहा अगर ये स्पीकर साहब गैर आईनी काम करेंगे तो मैं तजवीज़ देता हूँ अपोजिशन जमातों को भी और अपनी पार्टी में भी ये बात मैं करूंगा कि हमें फिर उसी हॉल में बैठना चाहिए प्रोटेस्ट एज ए प्रोटेस्ट के तौर पर। बहरहाल ये दो मुख्तलिफ बातें, ठीक है, आपका उज़्र कबूल किया। सेनेटर साहब, सर आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है? कैसे हैं आप? आ रही आवाज़, बहुत अल्लाह का शुक्र हूँ जी, ठीक हूँ मैं सर। लेकिन ये सुन करके आपको कैसा लगा कि इमरान खान को हटाना दरहकीकत बैनुल-अक़वामी ताकतों की साजिश है? बैनुल-अक़वामी ताकतें नहीं चाहती हैं कि इमरान खान जैसा हैंडसम वज़ीर-ए-आज़म हमें नसीब हो मज़ीद कुछ दिन और इसी वजह से मुझे क्यों निकाला जैसे बोरिंग नगमे के बाद अब उम्मत मुस्लिमा को -1 कबूल नहीं जैसा गाना सुनने के लिए मिल रहा है। आरफीन साहेब, आपने जो फरमाया मैंने सुना, वो कहते हैं ना कि उस जुल्फ़ पपती शब दिजूर की सूझी। दूसरा मैं मिसरा क्या बोलूँ, अपना आप संभाला नहीं जाता। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, गुरबा की जान ले गए हैं ये। अभी देखिए पिछले हफ्ते के अंदर, पिछले हफ्ते में 55 रुपए पर किलोग्राम जो है, जो एडिबल ऑयल है,
तेल जो है पकाने वाला, एक हफ्ते में 55 रुपए पर किलो बढ़ा है। ना इनको काम आता है, ना इनको हुकूमत करनी आती है, इनको गालियाँ देनी आती हैं, जबर करना आता है, मुकदमे बनाने आते हैं। देखें, जिनकी बात ये कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब की, वो बाबा वो कौम का मौसम है, आपको एटम बम कम्प्लेक्स करके दे के गया है, आपको वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे के गया है। आप 3.25 साल से हुकूमत में हैं, सखर से लेके हैदराबाद तक आप रोड तो बना, एक ईंट नहीं लगा सके, सिर्फ बातें करते हैं। इससे लोग कैसे मान जाएं? लोग तड़प रहे हैं। अब ये कहते हैं जिन्होंने पैसे ले लिए। नूर आलम जो है वो सबसे ज़्यादा एसेट उसने डिक्लेयर किए थे, और नूर आलम ने बागे दोहल पार्लियामेंट के अंदर बताया था कि ये कहानी है। ये क्या बातें कर रहे हैं? और इनके अपने जो एलाइज हैं, चौधरी शुजात ने खुद कहा कोई पैसा नहीं चला, कोई ऐसी बात नहीं। अब आइए कि ये जो हो रहा है पार्लियामेंट में, क्या स्पीकर न्यूट्रल एंटिटी नहीं होता? उसका क्या बनता है एक तरह से पार्शल हो जाना? आपने 14 दिन पूरे कर लिए, अब 21 को आपने इजलास बनाना, फिर आप हेरा फेरी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहाना वो बहाना वो बहाना, और आपको 7 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला करवाना है, इस नो कॉन्फिडेंस का। 63A जिसकी ये बात किए जा रहे हैं वो सीधा लिखा हुआ है कि 63A में जो आदमी अपनी पार्टी हेड की मर्जी के खिलाफ वोट डालेगा, पार्टी हेड जो है उसको शोकॉज नोटिस देगा, शोकॉज नोटिस देने के बाद जवाब लेगा 7 दिन के अंदर अंदर, फिर वो अपनी जो है फाइंडिंग स्पीकर को भिजवाएगा। स्पीकर विद इन 2 days, नॉट मोर देन दैट, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाएगा। और अगर वो 2 days के अंदर नहीं भिजवाता चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो समझा जाएगा कि उसने भिजवा दिया है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस डिक्लेरेशन को जो पार्टी हेड ने दिया होगा वो सारे कमीशन के सामने रखेगा, इलेक्शन कमीशन के सामने, और इलेक्शन कमीशन 30 days में उसका फैसला करेगा। फिर जिसको वो फैसला मंजूर ना हो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में चला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला कर देगी। ये सीधा सा कानून है। इसलिए ये जो इधर उधर की बातें अभी शोकॉज नोटिस जारी किए जा रहे हैं, ये सारी इनकी स्लिप शॉट किस्म की तरीके हैं, और जितनी इन्होंने तशद्दुद और टेंशन पैदा करवा दी है अवाम उन्नास में और लोगों को, इस पर हम इनका मुआवजा करने की कोशिश करते हैं। अदील साहब, सर इस वक्त पूरे मुल्क में एक सरासीमगी सी है, इस वक्त पूरे मुल्क में एक सरासीमगी सी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानात, शेख रशीद का बयान देखिए आप, वो कहते हैं सिंध पे चढ़ाई करवा दो, गवर्नर राज लगा दो। वो तो शुक्र है इमरान खान साहब ने उनको नो लिफ्ट का बोर्ड लगाया, वरना ये काम भी हो ही चुका होता। दूसरी तरफ यानी पीटीवी बिल्डिंग पर हमले की याद ताज़ा कर दी, सिंध हाउस पर हल्ला बोल करके, और उसकी क़यादत कर रहे थे आपके 2 MNAs जिन्होंने इससे पहले एक वीडियो का कारनामा सर अंजाम दिया था, इलेक्शन कमीशन के साथ वो मामला पड़ गया था। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त रोल है इस सरासीमगी को, इस टेंशन को, पॉलिटिकल टेंशन को, इस राइवलरी को हवा देने में, वो भी तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। या तो डिसोन कर दीजिए आप अताउल्लाह और फ़हीम खान को। देखें, मेरे ख्याल से जो सिंध हाउस का हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट वो था, गैर ज़रूरी, मैं उसको गैर ज़रूरी कहता हूँ। और उस पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का बयान भी आया, उन्होंने उसकी मजम्मत भी की, पार्टी ने भी उसकी मजम्मत की, और मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी कदम था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखें, इस प्रोसेस में या इस सारे बखेड़े में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से सिंध के गरीब टैक्स पेयर का पैसा जो कि सिंध की तरक्की पे लगना चाहिए, वो पिछली दफ़ा सेनेट के इलेक्शंस में ख़रीद व फ़रोख्त पर लगा, हॉर्स ट्रेडिंग पर लगा। ऑडियो सामने आई, सिंध के एक मिनिस्टर साहब बल्दियात के, वो कह रहे हैं कि आपको हम इतने इतने करोड़ फंड्स देंगे, इतने इतने की स्कीम्स देंगे, उन स्कीम्स में आपको पता है कि 50% तो आपका कमीशन होगा। तो यानी वो सामने सारा सिंध के गरीब टैक्स पेयर का पैसा उधर लगा। फिर अभी ये हॉर्स ट्रेडिंग में ये जो इन्होंने बंदे रखे हुए हैं उनको खरीदो फरोख्त में यहाँ से सिंध हाउस ले जाकर वहाँ पे ये पैसा बात काटना नहीं चाह रहा था, लेकिन जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी को भी तो आप लोग तोड़ के लाए थे, वो फी सबीलिल्लाह लेके आए थे या उनको भी कुछ दिया दिलाया था? देखें, मेरे ख्याल से दोनों चीज़ों का कोई वो नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब एक सिटिंग मिनिस्टर थे उस वक्त, वो एक स्टांस लेकर हुकूमत से अलहदा हुए थे, रिज़ाइन करके असम्बली की सीट से वापस इलेक्शन लड़कर वो
जो है वो आए थे और उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया था। उन्होंने पीपल्स पार्टी की नशिस्त रखी नहीं थी, उन्होंने रिज़ाइन किया था। उसके बाद दोबारा इलेक्शन लड़कर दोबारा जीत कर वो आए थे और उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन करके किस पे कि वो जो रेमंड डेविस दिन दहाड़े लोगों को कुचल कर चला गया और रियासत ने जो है वो घुटने टेक दिए, अपने शहरियों का खून जो है वो बेचा, उस पर उन्होंने रिज़ाइन किया और वो बड़ा उन्होंने प्रिंसिपल स्टांस लेकर जो है उन्होंने रिज़ाइन किया था। जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब की बात है तो जहांगीर तरीन साहब जो है वो किसी पार्टी के MNA MPA नहीं थे उस वक्त जब वो हमारे पास आए, शामिल हुए थे। एक अच्छा नाम था पाकिस्तान की सियासत में, बड़ा नाम था, उन्होंने ज्वाइन किया, पार्टी के लिए उनकी खिदमत भी है, लेकिन आज जहाँ खड़े हैं मेरे ख्याल से उनको वहाँ नहीं खड़ा होना चाहिए, उनको प्राइम मिनिस्टर का साथ जो है वो देना चाहिए। बाकी जो आपने बात की कि वो देखें, इस पूरे प्रोसेस में हम वो ना भूलें कि ये पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF इस वक्त इस मुल्क के साथ क्या कर रही है। इस वक्त ये बैरूनी इशारों के ऊपर, बैरूनी फंडिंग के ऊपर एक इलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश कर रहे हैं। और ये है कौन? ये है जमहूरियत के दावेदार। सर इतने डेफिनेट कैसे कह सकते हैं आप? हो सकता है अंदरूनी हो सकता है अंदरूनी हो, मतलब बैरूनी है। अहमद करीम कुल्ली साहब, सर ये इंटरनल प्रेशर है। आप हमजा शहबाज का बयान उठा के देख लें, आप शहबाज शरीफ साहब के बयान उठा के देख लें, आप आज बिलावल का देख लें कि किस तरह से वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो कह रहे हैं कि क्यों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको मना सर अहमद फौजी करीम अड्डे कुल्ली क्यों नहीं साहब दिए। इन्होंने माजी में 400 ड्रोन हमले इस मुल्क में हुए, फौजी अड्डों से अभी उनसे जवाब ले लेते की हैं। सर 2 मिनट तक इन्होंने दी, मजम्मत तक भी नहीं करते थे। अहमद करीम कुल्ली साहब सर मुल्क के खिलाफ जो है मफादात के खिलाफ गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे भाई हैं अदील साहब जो बात कर रहे हैं, ये बड़ा मतलब एक मेरे ख्याल में तो ये मकाफात अमल है। जिस तरीके से इन्होंने पूरे पाकिस्तान में सियासी जमातों से लोग तोड़ के और अपने साथ शामिल किए थे 2018 के इलेक्शन से पहले, वही कुछ इनके साथ होने जा रहा है। बात यह है वो सरपरस्ती इनको अब हासिल नहीं है जो इनको 2018 में हासिल थी। अब इन विचारों की बौखलाहट आपके सामने है। और लेकिन सर मेरा सवाल ये था कि ये प्रेशर जो है इंटरनल है या एक्सटर्नल कुव्वतों का है? ये इंटरनल कुव्वतों का या एक्सटर्नल कुव्वतों का है जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और PDM और एक्सेट्रा JUI वगैरह काम कर रहे हैं? बकौल अदील साहब, खान जो है ये किस इंटरनेशनल प्रेशर के जरिए गए हैं? जहांगीर तरीन साहब जो है वो कौन से इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के थ्रू इनसे खफा हुए हैं? चौधरी शुजात की जो जमात है मुस्लिम लीग का, वो किस इंटरनेशनल, कहने का मकसद ये है इनकी गैर संजीदगी, इन्होंने जो बैड गवर्नेंस की है गरीब का। आज आप हाल देख लें, पहली दफा मुल्क में हम गंदम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। ये कीमतें जो अशिया है, बिजली की कीमतें देख लें या खाद की कीमतें देख लें या हर चीज की गैर संजीदगी है, बैड गवर्नेंस है। इनसे तो मेरे ख्याल में ये काफी लेट ये काम हो रहा है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। जिस तरीके से इनकी मामलात चल रहे थे इलेक्टेबल्स के साथ या दूसरी सियासी इत्तेहादियों के साथ, और जिस तरीके से इन्होंने जबर के जरिए लोग तोड़ के, ये तो आप बिल्कुल वहां पहुंच गए जनाब, जो मैं पिछले 2 हफ्ते से कह रहा हूं कि ये काम दरहकीकत दिखाया कुछ और जा रहा है और किया कुछ और जा रहा है। इमरान खान गैर मकबूल तो पहले से हैं। इमरान खान के फैसले अवाम की हिमायत में नहीं है, ये भी बहुत पुरानी खबर हो चुकी है। लेकिन ये जो हरकत इस वक्त हो रही है कि तीनों चारों सियासी जमातें एक साथ मिल करके और इमरान खान सरकार पे हल्ला बोला हुआ है, ये दरहकीकत वो वाला मामला नहीं है। यही मैं आपको लेके आना चाहता था। थैंक्स टू यू कि आप यहाँ आ भी गए। जी सेनेटर साहब, सर इमरान खान ने अवाम के साथ जो कुछ किया, जिसका रोना अभी मेरे मौसूफ गेस्ट गा रहे थे, मेरे पिछले प्रोग्राम्स में नून लीग के मेरे मेहमान और पीपल्स पार्टी के मेहमानों ने भी ये सब सुनाई कहानी मुझे। सर ये बहुत पुरानी बात है, हम लोग तो कह के थक गए थे और आप लोगों का ये कहना था, आपकी लीडरशिप का ये कहना था कि इमरान खान सरकार अपनी बोझ से, अपनी गलतियों से खुद गिरेगी। अब अचानक ऐसा क्या हो गया सर कि आप लोग टर्मिनेटर 2 बन करके और खड़े हो गए और इमरान खान के इन्वर्टेड कॉमास में जुल्म से हमें निजात दिलाने के लिए और सिंध हाउस में जाके अवाम हिमायत का जो है वो सबूत दिया जा रहा है? देखो भी पैमाना सब्र लबरेज हो गया लोगों का। मुद्दत से ये हो रहा था और ये कहानी ख़त्म होने के आ ही नहीं रही थी। लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। जो फूड बास्केट है, अभी जो कुंदी साहब कह रहे थे, बाबा गंदम किधर गई, चीनी किधर गई, आटा किधर गया, ऑयल किधर गया, LNG किधर गई, हर एक में फ्रॉड हुआ। और जो कैलकुलेट करते हैं 900 मिनिमम 980 अरब रुपए का स्कैंडल बनता है, जो कि काबिल तफ्तीश है।
मुझे बताएं किसी माफिया को उन्होंने पकड़ा कि हमने ये माफिया पकड़ा और ये रिकवरी की है, ये वर्कआउट किया है? ये क्या है? ये कनावेंस है या अपने इंटरेस्ट हैं? क्या लोग खामोश ही होते रहें और फिर बैठे रहें और इसी तरह चलने दें? इसमें फॉरेन पावर्स का क्या ताल्लुक है? आपकी हैसियत बेचारों की क्या है इनकी? अपना आप तो ये चला नहीं सकते हैं और ये फॉरेन पावर्स की बातें कर रहे हैं। कोई मशीन इनके हवाले कर दो वो नहीं चला सकते, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये ठीक नहीं कर सकते, कोई प्रोडक्शन सेक्टर को ये बेहतर नहीं कर सकते। बाबा कोई जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स नहीं है, लोग डिसइल्यूजन हो चुके हैं। अब तो एक एक दिन गुजारना मुश्किल है। मैंने अभी आपको बताया है एक हफ्ते में 55 रुपए पर किलो घी का, जहाँ मियाँ नवाज शरीफ थे 140 रुपये था, अब 580 रुपये है। कहाँ जाएँ लोग? खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग। कल ही मैं आज देख रहा था अखबार में कि एक मज़दूर को उसके बच्चे ने फ़ोन किया कि अब्बा मेरे लिए थोड़ी सी लेते आना ये शब बरात के ऊपर पटाखे। अब उसके पास पैसे क्यों नहीं था यहाँ लाहौर में, और पंखे के साथ लटक के उसने खुदकुशी कर ली। 5 बच्चों का बाप था। कोई बात करने वाली है या ऐसे ही हम कहानियाँ करते रहेंगे, गालियों से जवाब देते रहें और काम करते रहेंगे? रियलिस्टिक हमें होना चाहिए कि सूरत हाल दिगरगूं है हर लिहाज से। इसलिए मेहरबानी फरमाएं, जो कर्जा बाहर से कोई नहीं मिल रहा, पैसा बाहर से कोई नहीं मिल रहा, कोई यानी फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी कोलैप्स हो चुकी है, तो कहाँ जाएंगे लोग फिर? ठीक हो गया सर, नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। आते हैं तो कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका आता करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदील साहब, नवाज शरीफ के बाद अब इमरान खान भी मखाफात अमल का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ के ऊपर चार्ज ये था कि वो पार्लियामेंट को लिफ्ट नहीं कराते थे, कई महीने पार्लियामेंट में दर्शन नहीं देते थे। खान साहब कह रहे थे कि मैं हर बुध को आऊँगा, और ये बुध पता नहीं कितने महीनों के बाद आता है। ख़ुद खान साहब को पता होता है या आप लोगों को पता होता है, बाकी अपोजिशन वालों को भी दर्शन नहीं होने दिए जाते। जनाब मन कहा यह जाता है कि पार्लियामेंट में बदतमीज़ी की जाती है। सर ये रिवायत भी तो आप ही लोगों ने डाली थी। नवाज शरीफ वगैरह जब खिताब करने आते थे तो उस वक्त जो बीन बजाया जाता था, मेरा ख्याल है आपकी याददाश्त से ये सब बातें महव नहीं हुई होंगी। एक तो ये मुझे बता दीजिएगा। दूसरा, ये जो अभी बात कर रहे थे कि जिस एक बच्चे ने अपने बाप को फ़ोन किया और वो 5 बच्चों का बाप, उसने ख़ुदकुशी कर ली। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मिसालें दे करके जो शख्स दजला के किनारे वो कुत्ता और वो सारी हदीसें, अब इस वक्त इक़्तिदार में आने के बाद ज़रा सा माहूम सा अंदाज़ा भी है खान साहब को इन सब बातों का। देखें, मैं सबसे पहले तो इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा कि जो बात कर रहे हैं मुल्क की सूरत हाल की, जब ये मुल्क हमने इनहेरिट किया था, जब हुकूमत हमारे पास आई थी, तो जो हमारा हाल था वो ये था कि हम प्रैक्टिकली बैंकरप्सी के दहाने पे खड़े हुए थे। और हमारी एक्सपोर्ट्स किधर थी वो फिगर्स भी आप उठा के देख लें, हमारा जो डेफिसिट था वो उठा के देख लें फिगर्स, हमारी जो हमारा पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस थी वो देख लेते, हमारी इंडस्ट्री का जो हाल था वो देख लेते। आज एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की रिकॉर्ड पे हैं, हाई हैं। आज पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो हैं वो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हैं, पहले कभी तारीख में इतनी रेमिटेंसेस नहीं आई। आज पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल सेक्टर उठा के देख लें, टेक्सटाइल सेक्टर इनके दौर में बंद हो गया था, ताले लग गए थे, लोग फैक्ट्रियां बेच के उस पर सोसाइटियाँ बना रहे थे। वो टेक्सटाइल सेक्टर दोबारा ना सिर्फ चला बल्कि अब वहाँ पे आपको लेबर शॉर्ट पड़ गई है, वहाँ पे आपको जो है वो लेबर जो है वो मार्केट में नहीं मिलती, इतना टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो बूम पर आ गई। यहाँ कोरंगी में चले जाएं जो इंडस्ट्रियल एरिया है, कितनी इंडस्ट्रीज़ जो है वो एक्सपेंशन कर रही हैं, कितनी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो नए यूनिट्स लगा रही है। तो ये वो है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर इंडस्ट्री को दोबारा से रिवाइव किया गया। आप इसका मैं ज़बानी बात नहीं कर रहा, आप इसके फिगर्स उठा के देख लें। रिकॉर्ड सेल्स पाकिस्तान में गाड़ियों की है, रिकॉर्ड कंपनीज़ बाहर से पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आई हैं। आप नाम गिन लें, ये जो चाइनीज़ कंपनीज़ आई हैं, मलेशियन आई हैं, बाहर की कंपनीज जो यहाँ पे प्लांट्स लगा के जो है वो कर रही हैं। रिकॉर्ड नंबर ऑफ फैक्ट्रीज़ जो है वो उसकी लग रही है, टेलीफोन्स की, मोबाइल फ़ोन्स जो है मैन्युफैक्चरिंग वो पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई है। आप सेल्स देख लें, ट्रैक्टर की सेल्स जो है वो रिकॉर्ड है, आप मोटरसाइकिल्स की सेल देख लें वो रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में गया, किसानों को गया, 1100 अरब रुपया उनको गया। उनके वहाँ जाके देख लें कि उनकी
यूरिया की और दीगर जो एग्रीकल्चरल आइटम्स हैं उनकी सेल आप उठा के देख लें। ये सारे वो इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि पाकिस्तान की जो तरक्की है वो ऊपर, पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है, GDP ग्रोथ जो है वो हो रही है। आप उस पे आ जाएं कि जो पाकिस्तान में आम आवाम के लिए जहां हमारी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, पंजाब में देख लें, 100% आबादी को 10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस जो है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिल रहा। पाकिस्तान के अंदर जो है हेल्थ नवाज शरीफ जो कुछ कर रहा था वही सब सड़कों का इमरान खान कर रहे हैं। पार्लियामेंट में वो भी नहीं जाते थे, पार्लियामेंट में ये भी नहीं जाते। मुकम्मल करने दे, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। सवाल मेरा वो था सर, आपने महंगाई का और उसका भी सवाल किया ना, आपने खुदकुशियों का भी जिक्र किया, उन्होंने ऑपोजिशन भी जो है वो इसका वो कर रही है, उसका जवाब तो जिक्र कर रही है, मैं दे रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ कि आप वो देख लें कि जो हेल्थ के अंदर जो सेहत इंसाफ कार्ड दिया जा रहा है, जो एहसास प्रोग्राम के तहत जो है वो लोगों को बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं, लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, दुनिया की तारीख में कभी भी इस कोविड की तरह का जो है वो इम्तहान मुल्कों पे नहीं आया जो इस दफ़ा आया है। दुनिया की सारी मईशतें इससे मुतासिर हुई हैं। ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की वजह से महंगाई नहीं है, ये ग्लोबल महंगाई है। आप अमेरिका में देख लें, रिकॉर्ड महंगाई वहाँ तारीख में हुई है। बरतानिया में देख लें, रिकॉर्ड महंगाई वहाँ तारीख में हुई है। तेल का जिक्र कर रहे थे, एडिबल ऑयल कहाँ पहुँच गया। मेरे कहने का मकसद ये है कि दजला के किनारे मरने वाले कुत्ते का बयान फरमाते थे, इस एक बाप की मौत की FIR इमरान खान के हवाले से फटेगी या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ इखलाकी बुनियादों पर। मैं अपनी जस्ट से यस एंड नो, और उसके बाद अगले सवाल मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, मैं आपकी बात पे भी आता हूँ। जो एडिबल ऑयल $400-500 का मिलता था, आज $1500 से कम का नहीं मिल रहा। जो आपके कोविड के बाद आपके जो फेयर्स बढ़े हैं, जो आपकी शिपिंग लाइंस में $2,000 पे जो शिपिंग्स होती थी वो $15,000 पे नहीं हो रही। ये ग्लोबल उसकी वजह से पाकिस्तान पे है। इनके दौर में, अदवार में, आप पीपल्स पार्टी का 2008 का दौर देख लें, उस वक्त ग्लोबल महंगाई नहीं थी, तेल भी सबसे सस्ता था। आज तेल दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड महंगा है। ठीक हुआ, उसके बावजूद इनकी इन्फ्लेशन उठा के देख लें, हमारे दौर से ज्यादा इन्फ्लेशन इनके दौर में। मेरे सवाल पे है। अब आज सड़कों की इन्होंने बात की, ये बताएं, अपने रिकॉर्ड उठा के दिखाएं। 1300-1400 किलोमीटर सड़कें नून लीग ने टोटल बनाई, हमारी हुकूमत ने 7000 किलोमीटर सड़कों पर जो है काम चल रहा है। इनके दौर में जिस रेट पे दिया जा रहा था उस वक्त तो महंगाई भी नहीं थी। सर थोड़ी देर में मैं इनके खिलाफ नारा मस्ताना लगा के मेज पे चढ़ जाऊंगा। आप मेरे सवाल पे तो आए, आप मेरे सवाल पे तो आए। वो तो बहुत ही बुरे थे, उनको तो बस सब मुगल्लिदाती बकनी रह गई हैं, लेकिन आप अपनी तो बताएं। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, 50% कम रेट में हम मोटरवेज और हाईवेज जो है वो बना रहे हैं। ये 50% ज्यादा रेट पे बना रहे थे। आप उठा के डॉक्यूमेंट्स देख लें, वो पैसा किधर जा रहा था, उससे लंदन में फ्लैट्स। अब मेरा सवाल तो ये जो नैरेटिव है कि इमरान खान साहब ने इस गवर्नमेंट, इस मुल्क की मईशत को जो है वो कंधा दिया है और इसको एक ट्रैक पे लगाया। अब इनकी जो फिक्र है, ये आज क्यों जमा हुए हैं सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्यों जमा हुए हैं, ये एक अलग मौजू है, हम उस पर भी बात कर रहे हैं। यही मेरा सवाल भी था कि दुनिया क्यों तारीफ कर रही है। सवाल कर रहा हूं सर, उस पे तो काइंडली आइए। दुनिया क्यों तारीफ कर रही है। इमरान खान के नाम उस बच्चे के बाप की FIR फटेगी या नहीं कि जिसने महंगाई की वजह से खुदकुशी कर ली, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में तो ऐसे ही होता था। कोविड के अंदर जो रिलीफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आवाम को दिया, जो एहसास प्रोग्राम के तहत उन्होंने रोल आउट किया, जो है वो एहसास इमरजेंसी कैश के जरिए लोगों की मदद की, दुनिया तारीफ कर रही है कि पाकिस्तान ने कौन सा ऐसा मॉडल इख्तियार किया कि दीगर मईशत। नवाज शरीफ ने जो कुछ किया, पार्लियामेंट को लिफ्ट नहीं कराई, पार्लियामेंट में अपेयर नहीं होते थे, वही सब कुछ तो हैंडसम ने भी किया। तो फिर वो नवाज शरीफ बुरा कैसे और इमरान खान अच्छे कैसे? आखिरी सवाल यही वो इसी जवाब पे आप आ रहा हूँ कि FIR की जो आपने बात की, देखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसी एहसास के तहत गरीब लोगों के लिए जो आपके शेल्टर होम्स बनाए, आपके जो आपका एहसास प्रोग्राम के तहत जो कैश प्रोग्राम है उसको बढ़ाया, उसके तहत जो सेहत की वो थी वो दी, स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम बच्चों के लिए दी, जिनके पास वो नहीं है उनके लिए लंगर खाने जो गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मुसाफिर हैं वो किए। ये वही एहसास है कि जिसके तहत अगर को लंगर खाने में लगा है, खुद बनीगाला के महल में रह रहे हैं, खुद ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में रह रहे हैं, वो जो बनीगाला के महल में अपने पैसे से रह रहे हैं, लेकिन ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में अपने पैसे से नहीं रह रहे। सर चाय बिस्किट खिला करके 52 से ज्यादा वजीर आपने रखे हुए हैं। इनके अदवार में 5-5 कैंप हाउसेस डिक्लेयर होते थे, वो बनी गाला को भी उन्होंने कैंप सर, लेकिन आप भी यही सब कुछ कर रहे हैं खर्चा भी अपने सर, लेकिन आप भी यही सब कुछ कर रहे हैं। बाहर के दौरे जो किए आधे से कम कीमतों पे जो है इनके अदवार के दौरों की कीमतें उठा के देख लें, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मैं आपकी तरफ आता हूं, अहमद करीम कुंडी साहब, सर बावजूद आखिरी बात सर, आप सारी बातें कर रहे हैं, मेरी बात ही नहीं कर रहे हैं। आखिरी बात ये करना चाह रहा हूं कि अगर आप लंगर खाने खोलने पे प्राइम मिनिस्टर पे FIR करना चाहते हैं तो करें, अगर आप
शेल्टर होम्स बनाने पे उन पे एफआईआर करना चाहते हैं तो करें। अगर आप कोविड के अंदर तारीखी रिलीफ पैकेज देने पर प्राइम मिनिस्टर पे एफआईआर करना चाहते हैं तो करें। अगर आप गरीब के एहसास के तहत जो है बिला सूद कर्जे देने पे आप करना चाहते हैं तो करें। नया पाकिस्तान हाउसिंग के तहत आसान कर्जे देकर घरों में मदद करना, लोगों की उस पर करना चाहते हैं तो करें। अगर आपने इस पे करना है एफआईआर तो आप जरूर करें। सर मैं उन पे एफआईआर करूं ना करूं, लेकिन ईमान से आप पे जरूर दिल चाह रहा है। 56 दफा मैंने अपना सवाल पूछा और आपने उसको लिफ्ट नहीं कराई। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। अहमद करीम कुंडी साहब, सर कम से कम आप तो इतना मुझे बता दीजिए कि नवाज शरीफ ने जो कुछ किया वो बुरा था, तो इमरान खान वही सब कुछ अगर करे तो वो ठीक क्यों है? नवाज शरीफ कई कई महीने पार्लियामेंट नहीं जाते थे, असेंबली नहीं जाते थे, वही सब कुछ तो इमरान खान कर रहे हैं। ये काबिल कबूल क्यों कर हो सकता है? देखिए, मैं तो पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, जो भाई ये जो चीजें थी पहले ये लोग जो करते थे, ये जब इनके पास MNAs MPs जाते थे तो ये कहते थे विकेट गिर गई है, ये जो है ना धुले हुए लोग हैं टेकी में, और जो पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों के साथ हैं तो वो करप्ट है। मैं इनसे ये पूछता हूँ, इनकी जो बुनियाद थी, ये कहते थे तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत कर चुकी है वो करप्ट है। इन्होंने 4 सालों में कितने लोग पकड़े? अगर ये लोग इतनी आम लोगों को या आवाम को सहूलत दे चुके हैं, मैं तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता जिस तरह ये भाई गए हैं, मैं ये समझता हूँ अगर आम बंदे को इन्होंने इतना रिलीफ दे दिया, इतने खुशहाल हैं, तो 2 बातें हैं। देखिए, अगर इनके पास अक्सरियत है नेशनल असेंबली में तो ये इजलास होना है। अगर ये अक्सरियत हो चुके हैं और इन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं जिस तरह भाई बता रहे थे, तो फिर ये जाए इलेक्शन का ऐलान करें असम्बलियां तोड़ के। बिलावल साहब तो बार बार जब लॉन्ग मार्च में हम कहते रहे, जो खान साहब कहते थे मैं असम्बलियां तोड़ दूंगा और मैं बड़ा पॉपुलर हूँ और मैंने बड़े फलाई काम किए हैं, मैंने लोगों को रिलीफ दिया है, मैंने महंगाई कम की है और ये दुनिया में महंगाई चल रही है, उसकी बुनियाद पे ये सब कुछ मुश्किलात बढ़ रही है, तो जाए पब्लिक में अपना दोबारा पब्लिक का एतमाद लें और आए असम्बलियों में बैठ के फिर हुकूमत करें। लेकिन कहने का मकसद ये है, मैं तो पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, खुदारा 2018 में ये जिस तरीके से आए थे सारी दुनिया को पता चल चुका है, तारीख इस पे जो है ना बाकायदा लिखेगी और लिख चुकी है। वो सरपरस्ती खत्म हो चुकी है, इनकी तर्ज हुक्मरानी, इनकी मामला फहमी सारी दुनिया को पता है। इनके सबसे जो बड़े एतमादी लोग थे। गॉट योर पॉइंट सर। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। नाजरीन, एक वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हात शो के आन पहुँचे हैं। सेनेटर साहब, सर ये बार बार इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, वो इदारे न्यूट्रल है, गैर जानिबदार हैं, ये सब कुछ आप लोगों के मुंह से ही निकल रहा है। सर जनाब-ए-मन, अब अगर इफ़ एट ऑल वाली बात है, इमरान खान साहब इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद भी सर्वाइव कर जाते हैं, तो आपको अंदाज़ा है आप लोग कहाँ खड़े होंगे? दीवार के कौन से हिस्से की तरफ आपका मुंह होगा और हैंड्स अप करके आप लोगों को कौन सा गाना हम लोग गा रहे होंगे? नहीं, ऐसे नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और स्पीकर की हाइड एंड सीक, हंटिंग विद द हाउंड, रनिंग विद द हेयर के बावजूद नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अब स्ट्रेंथ ही इतनी ज़्यादा हो चुकी है ऑपोजिशन की, ये रोक नहीं सकेंगे। इससे ये एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं कि हम बड़े पॉपुलर हैं। बड़े पॉपुलर थे तो 16 बाई इलेक्शन हुए, 15 आप हार गए, यानी वो मौलवी साहब से हार गए वहाँ लोकल बॉडीज़ के, यहाँ जो कैंटोनमेंट इलेक्शन में हार गए, तो किस पॉपुलैरिटी की बिथ की आप बात करते रहते हैं। इसलिए चीज़ों को प्रैग्मेटिकली ऑब्जेक्टिवली इनको देखना चाहिए। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि ये किया, मुझे ये बताया जाए, चूँकि मैं एग्रीकल्चर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये जो फूड बास्केट है, गंदम हमेशा हम एक्सपोर्ट करते थे, क्या हुआ इनके आने के बाद? इनके आने तक गंदम एक्सपोर्ट होती थी, अब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्या हुआ? यही शुगर का हाल हुआ। यानी इट्स एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस। और इसमें और भी चीज़ें हैं, इनकॉम्पिटेंस के अलावा मेल प्रैक्टिसेस भी हैं, इसलिए ये बातें कन्विंस नहीं कर रही। अब जो नूर आलम जैसे आदमी जो इन सब को ख़रीद लें, वो इतना अमीर आदमी है, जिस पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने पैसे ले लिए, वो खुदा का खौफ भी करना चाहिए। वो ठीक रोया है और हाउस में रोया है, सब ने ये सुना है, और पहली 3 रोज़ की उसने बात की है। जो आदमी जिंदादिल लोग हैं जिनमें कुछ दिलेरी वो बात कर जाते हैं, अब वो कुरान उठा के सारे कह रहे हैं कि जी नहीं ऐसी बात, और भी आएंगे, अब ज़रा वक्त तो आने दे। अब
अब स्पीकर को इस तरह ट्यूटर किया हुआ है कि कोई हिस्टोरिकल वो गलती कर जाए और जिससे मुल्क का भी नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। बाकी जो आप बात कर रहे हैं वो फैक्टर नहीं है। आप अगर ये फैक्टर होता तो आप आज तक ये मैनेज कर लेते, जिस तरह उन्होंने सेनेट को मैनेज कर लिया था, हाउस को मैनेज कर लिया था, लेकिन सर साहब लोगों के इलेक्शन को मैनेज कर लिया था। लेकिन सर आप जो कुछ कह रहे हैं ये एविडेंस मौजूद है। आप ये जो कुछ कह रहे हैं ये किसी ना किसी को फेवर तो जरूर करता है, और अगर कहीं कुछ ऐसा ही हो गया जैसा मैं कह रहा हूं तो फिर आपका ये स्टेटमेंट जो है वो बड़े काम आएगा किसी ना किसी के। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आता हूं आपकी तरफ। जी अदील साहब। सर नहीं इंशाल्लाह नहीं होगा। नहीं देखें नहीं होगा ठीक हो गया जी। अदील साहब सबसे पहले तो मैं वो रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा जो नूर आलम खान साहब की बात कर रहे हैं बार बार। नूर आलम खान साहब के वालिद साहब की वो वीडियो भी देख लें कि वो कह रहे हैं मेरा बेटा ही नहीं है, मैं इसको आग करता हूँ। यानी ये इनके सारे उन अरकान के साथ होगा जो कि ये कौन सी वीडियो है? और हाँ उनके वालिद साहब का बयान आया कि ये जो अब ज़मीर बेच रहा है और ये जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, देखें इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो कि अंदर से इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। ये कुछ चेहरे दिखा रहे हैं ना जो लोटे पिछली गवर्नमेंट में 2013 में अगर उनके वोट उठा के देख लें तो वो हारे हुए थे, फिर पीटीआई ने टिकट दिया तो वो जीते हैं। पीटीआई के टिकट पे पीटीआई के वोट पे जीत कर आकर अभी अगर जा रहे हैं, इतनी अखलाकी ज़रूरत है तो रिज़ाइन करके जाएं, इलेक्शन लड़के दोबारा आएँ अपने बलबूते पे, उसके बाद आप वो करें। तो नूर आलम साहब का आप पुराना रिकॉर्ड देख लें, 2013 का रिज़ल्ट देख लें, उनकी औकात पता चल जाएगी कि उनके हल्के में क्या औकात है। पीटीआई के वोट पे 2018 में जीत कर आए, उनके वालिद साहब ने उनके घर से जो है उन्होंने इसको डिसओन कर दिया है कि ये हमारे बेटा कहलाने के लायक नहीं है ये। इसी तरह इन सब के साथ होगा। ये पॉपुलैरिटी का इनको अंदाज़ा नहीं है। आज आवाम जो है महंगाई की बात नहीं कर रही, आज आवाम जो है वो कह रही है कि इन 3 चोरों लुटेरों इन 2 नंबर ठगों के साथ अगर इस मुल्क ने बचना है तो बेहतर इमरान खान के साथ डूब जाए ये मुल्क। ये आवाम जो है ना ये इनको लग पता जाएगा, इनको नज़र आ जाएगा। और ये अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का दिन गुजरने दें, उसके बाद इनसे बात की जाएगी। उसके बाद से मैंने क्या कोई गलत बात, मैंने क्या कोई अल्फाज खुदा ना गलत तो इस्तेमाल किए। आपको लग पता जाएगा कि जब ये आप नो कॉन्फिडेंस में नाकाम होंगे ना, उसके बाद आपसे हम सवाल करेंगे, उसके बाद हम आपसे बैठ के बात करेंगे। फिर आप कहिएगा कि फ़लाँ भी न्यूट्रल था, फ़लाँ भी, बल्कि गेयर ही नहीं थे गाड़ी में, गाड़ी के गेयर ही ख़राब हो गए थे। जी अहमद करीम कुंडी साहब, सर गाड़ी कहीं ख़राब ही ना हो जाए, क्या कहेंगे? मेरे अपना ज़ाती ख्याल तो ये है, इनके 4-5 दिन इनको बोलने दें। जिस तरीके से ये अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं, जिस तरह इन्होंने नफरत की सियासत को यहाँ पाकिस्तान में तरवीज दी है, जिस तरीके से गालन गलोच इन्होंने की है, ये मकाफात अमल है। ये अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। ये लोगों को इल्जामात लगाते रहे। जब लोग इनके साथ होते हैं तो वो तो फिर ठीक होते हैं, जब लोग इनको शीशा या आईना दिखाते हैं तो फिर ये कहते हैं जो भाई यार ये बिक गए हैं। ये तो अभी आप आगे देखें, 4-5 दिन रह रहे हैं, इनको पता चल जाएगा। मैं तो पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, जो सरपरस्ती इनको थी, ये पहले से ही ये एक बुलबुले की हैसियत रखते थे। सरपरस्ती की बुनियादों पे वो बुलबुला कायम था। सरपरस्ती खत्म हो चुकी है और ये बुलबुला अपने इंजाम तक पहुंच चुका है। इल्जामात छोड़ें, अगर इनके पास अक्सरियत है तो ऐवान में आए और आइन के मुताबिक असेंबली के इजलास को में खड़े हो, आके अक्सरियत शो करें और अपनी हुकूमत करें। क्यों भाग रहे हैं, क्यों डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं? अगर इनके पास अक्सरियत है आइन के मुताबिक तो ये हुकूमत करें। ठीक हो गया। सेनेटर साहब क्लोजिंग रिमार्क सर। जी मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, पहले भी करता रहता हूं, कि जो इनकी एक कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है वो तारीख भी याद रखेगी कि जो ज़बान इन्होंने अता की है गुफ्तगू की, उस पर कुर्बान जाइए। जो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो डिक्शन इस्तेमाल करते हैं, उनसे इनके इंटेलेक्चुअल और मॉरल लेवल का अंदाज़ा हो जाता है। ये कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये कितने रिफाइंड लोग हैं, कितने जेन्युइन लोग हैं। और मेरी एक आपसे दरख्वास्त है आखिर में कि जब भी आप बुलाएं अपने इन दोस्तों को, इनसे पहले बात कर लें कि आप ये ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाइज़्ज़त लोग भी आते हैं आपके सामने, ये आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने की। आपने मुकदमे झूठे बना लिए, केस ट्राई कर लिए, उनकी बच्चियों को बंद कर दिया, उनके बिस्तर छीन लिए, उनका ट्रायल करवा लिया। अभी आपकी कसर है ये गालियाँ देने की? खुदा का खौफ कहाँ है कोई? अल्लाह से डरें। आपका यौम हिसाब आ रहा है, आपको पता चल जाएगा। बहुत मेहरबानी आरफिन साहब, शुक्रिया। थैंक यू। जी सर, अदील साहब आपका यौम हिसाब आ रहा है सेनेटर साहब के नज़दीक, आपका यौम हिसाब आ चुका है। मैं ये कहना चाहूँगा कि
इंशाअल्लाह ये जो चोरों का टोला है ये नाकाम होगा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो और मज़ीद मजबूत होकर आएंगे। और इनको भी ये बखूबी अंदाज़ा है, ये इसलिए बौखलाहट में जो है हुकूमत गिराने निकले हैं कि इनके सारों के इन्होंने अभी कुछ माफियाज का जिक्र किया था, इन सब के केसेस राइप हुए हैं। उधर वो जो है मनी लॉन्ड्रिंग में शहबाज शरीफ भी है। आसिफ आपको शायद आपने मीडिया पे नहीं सुना होगा, आसिफ जरदारी साहब जो फेक अकाउंट स्कैंडल है ना, उसके अंदर नैब को प्ली बार्गेन के तहत पैसे वापस कर चुके हैं। ये बात सामने क्यों नहीं आई? ये आप जाके रिसर्च करें, इस पर देखें, निकालें। तो चेयरमैन नैब को टीवी पे बैठ जाना चाहिए था। उन्होंने 25 से 30 अरब रुपया जो है वो नैब को वापस किया है प्ली बार्गेन के अंदर। ये इन सबके इनको पता ही है इन्होंने जेलों में जाना है। ये आपने ये सारे के सारे जो है इन्होंने जाने। ये जो जिसकी बात करें ना गंदम की, के गंदम जो है वो बाहर से, इनका सिंध गवर्नमेंट जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में और उसके अंदर गंदम को गायब करने में नैब के साथ प्ली बार्गेन करके नैब को पैसे वापस कर चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं कि सिंध में इन्होंने गंदम चोरी की है। एक नया मौजू एक प्रोग्राम में सामने मैं आ गया आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप जाके रिकॉर्ड उठा के देख लें। गंदम की चोरी में भी ये नैब को प्ली बार्गेन कर चुके हैं। आसिफ जरदारी फिर एक नया मौजू खुल जाएगा, फिर मुझे तस्दीक या तरदीद के लिए जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। इसको तस्दीक करके अगले सेनेटर साहब, सेनेटर राना मकबूल साहब, आदिल साहब और अहमद करीम कुंडी साहब, तीनों मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।